students of class 9. So let us start with our part 2 of this lesson. We were studying the village पालमपुर. अभी तक हमने पढ़ा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट है लैंड. लैंड इज फिक्स्ड. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farms. तो फार्मिंग क्या है? मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की, और 75% लोग जो है वो जो काम कर रहे हैं उनका काम क्या है? फार्मिंग पे डिपेंड करता है उनकी लाइवलीहुड के लिए. लाइवलीहुड मतलब जीने के लिए जो उनको चीज़ें चाहिए होती, बेसिक नीड्स जो होती है, जैसे खाना, कपड़ा और शेल्टर जो होता है, तो इस सब चीज़ों को पाने के लिए फार्मिंग पे वो डिपेंड करते हैं. और ये लोग फार्मर्स भी हो सकते हैं और फार्म लेबरर्स भी होते हैं. फार्मर्स जो अपने खेती पे किसानी कर रहे हैं, और फार्म लेबरर्स मतलब जो दूसरों के खेत में जाके काम करते हैं. और इनकी जो वेलबींग है, मतलब जिस तरह का स्टेटस ये लोग जी रहे हैं अपनी सोसाइटी में, वो फार्मिंग पे ही डिपेंड करता है. उनके फार्म में जितना प्रोड्यूस हो रही है चीज़ें उस पर डिपेंड करता है कि जो खेती है वो कितनी ज़्यादा हुई है और कितनी कम हुई. अगर ज़्यादा हुई तो उन पे ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं, और कम हुई तो उनको सिर्फ अपने घर के लिए ही, कंजप्शन करने के लिए ही चीज़ें मिलती हैं. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960, in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. So जो बेसिक कॉन्स्ट्रेंट जो है लैंड के लिए, वो क्या है कि वो लैंड क्या है? फिक्स्ड है. और इस वजह से जो उनके पास एरिया है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उनकी खेती कितनी होने वाली है. और इसलिए जो 1960 में पालमपुर है वहाँ तब से ज़मीन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं आई है. जितनी ज़मीन उनके पास थी सिर्फ उतने में ही वो खेती कर रहे हैं. नेक्स्ट, बाय देन some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. और तब तक जो ज़मीन, जो वेस्टलैंड थी, बंजर ज़मीन थी जो गांव में, उसको ऐसा ज़मीन बनाया कि वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन बनाया ताकि वहाँ पर खेती किसानी कर सके. और इस वजह से वो कोई भी स्कोप था जो वो नहीं एग्जिस्ट करता था इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, मतलब कि खेत में कोई भी जो प्रोड्यूस हो रही है चीज़ें वो कोई भी इंक्रीज नहीं करता था इससे पहले. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर. Though in the villages you may find land area under discussed in local units such as बीघा, गुंठा etc. तो जो ज़मीन को नापने का जो यूनिट है वो हेक्टेयर यूज़ करते हैं, लेकिन लोकल जगह पे लोग अपना यूज़ करते हैं, जैसे कि बीघा कहीं पर यूज़ होता है, कहीं पर गुंठा यूज़ होता है. 1 hectare equals the area of a square which one side measuring 100 meters. और 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है कि एक स्क्वायर का होता है जैसे एक तरफ 100 है, यानी कि 100, 100 और 100. तो एक हेक्टेयर का फील्ड कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. Is there a way one can grow more from the same land? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश. जिस तरह से यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती है, पालमपुर रिजेंबल कर सकता है हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट उत्तर प्रदेश का. ऑल इंडिया और लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर. नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल. जितनी भी ज़मीन पालमपुर में है पूरी की पूरी कल्टिवेट होती है, कोई भी ज़मीन फालतू नहीं छोड़ी जाती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो जोवर एंड बाजरा. रेनी सीजन में जोवर और बाजरा उगाए जाते हैं. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. ये घास चारा की तरह यूज़ होता है गाय बैलों के लिए. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर में पोटैटो की कल्टिवेशन होती है. इन द विंटर सीजन रबी ये फील्ड्स आर सोन विथ वीट. गेहूँ उगाए जाते हैं विंटर सीजन में. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज.
और जो फार्मर्स है वो जब गेहूं का उपज होती है तो वो जितना उनके परिवार के लिए चाहिए वो उतना रख लेते हैं, और जितना एक्स्ट्रा जो सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है गेहूं का वो ड्राईगंज में जाके बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और कुछ पार्ट ज़मीन का वो शुगर केन यानी कि गन्ना उगाने के लिए रख दे, जो कि साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब कि जब फसल को काटते हैं। शुगर केन इन इज रॉ फॉर्म और एज जैगरी सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो शुगर केन चाहे वो गन्ने के रूप में हो या फिर उसमें से गुड़ बना के शाहपुर में बेचा जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation। और मेन रीज़न जो है फार्मर्स जो 3 क्रॉप्स एक साल में उगा रहे हैं वो कैसे, क्यों वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए पानी उनके पास इनफ होता है, इसलिए इस वजह से वो 3 क्रॉप्स उगा पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आई थी पालमपुर में, और उसका इम्पैक्ट क्या था कि सिस्टम ऑफ इरिगेशन को उसने चेंज किया। पहले क्या था, पर्शियन व्हील्स यूज़ की जाती थी, लेकिन अब क्या है ट्यूबवेल्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि खेत में पानी ज़्यादा दे सके। तो पर्शियन व्हील क्या है, पर्शियन व्हील एक चक्र की तरह होती है जिसमें ढेर सारे बकेट लगी रहती थी जो कुएं में ऐसे गोल गोल घूमती रहती थी। तो जब वो कुएं में जाती तो बकेट भरती थी, और जब वापस आती तो बकेट एक नहर में पानी वहाँ पर निकाल देती थी। The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. तो पहले कुछ जो ट्यूब वेल्स थे वो गवर्नमेंट ने बनाए थे, और फिर उसके बाद लोग अपने खुद की ट्यूब वेल्स भी लगाने लगे थे, और 1970s तक 200 हेक्टेयर्स ज़मीन को पानी देने के लिए ट्यूब वेल्स लगा चुके थे। Not all villages in India have much high levels of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. तो इंडिया में सारे गांव में पानी जो इरिगेशन है वो सब अच्छा नहीं है, कहीं पर बुरा भी है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ जो नदी के किनारे ज़मीन और जो कोस्टल एरिया यानी समुद्र तट के पास जो है वहाँ पर आपको इरिगेशन अच्छा मिलेगा, बाकी का वेल इरिगेटेड नहीं है। In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low levels of irrigation. डेक्कन प्लेटो में सबसे कम है पानी का इरिगेट होता है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। 40% से भी कम है ऐसी जगह जहाँ पर इरिगेशन नहीं है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और बाकी की जो जगह है वो फार्मिंग इरिगेशन किस पे डिपेंड करती है, रेनफॉल। जब बारिश आएगी तो खेतों में पानी होता है, और खेतों में पानी तब आता है जब बारिश होती है, और बारिश नहीं हो रही है तो खेतों में पानी नहीं जाता, जिसकी वजह से फसल सूख जाती है और उनका नुकसान होता है। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multi-cropping. एक ही साल में एक ही ज़मीन में एक से ज़्यादा जब क्रॉप्स उगाते हैं तो उसको हम मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। और एक ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा वे होता है ये। All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. तो पालमपुर के जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फसल ज़रूर उगाते हैं, और कुछ जो है वो पोटैटो को अपना थर्ड क्रॉप के रूप में भी उगाते हैं। You have seen that one way of increasing production from the same land is by multi-cropping. The other way is to use modern farming methods. तो हमने देखा है कि ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और प्रोड्यूस करने के लिए हम मल्टी क्रॉपिंग यूज़ करते हैं, और दूसरा जो वे है वो क्या है, यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड्स। तो ऐसे कुछ फार्मिंग मेथड्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ताकि और ज़्यादा प्रोड्यूस हो।
Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. एक सीजन में जब जितनी आपकी फसल उग रही है उसके अकॉर्डिंग आप yield को measure कर सकते हैं, मतलब कितना आपका उग रहा है फसल. Till the mid-1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. और 1960 तक जो बीज इस्तेमाल किए जाते थे वो ट्रेडिशनल होते थे और traditional seeds need less irrigation. Farmer use cow dung and other natural manures as fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. तो ट्रेडिशनल सीड्स में क्या होता था, आपके पास बीज भी रहती थी, उसमें लेस इरिगेशन, पानी की भी कम यूज़ होता था. फार्मर्स जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे वो गोबर यूज़ करते थे और ये सारी जो चीज़ें थी वो उनके पास पहले से उपलब्ध होती थी, उनको ये चीज़ खरीदना नहीं पड़ता था. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivate of wheat and rice using high yielding varieties of seeds, HYVs. Compared to the traditional seeds, the HY seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. So, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जो कि 1960 के आखिरी में आया था, यहाँ पर क्या आपको मिला, यहाँ पर आपको HYVs सीड्स मिले. तो HYV सीड्स ये ट्रेडिशनल सीड से बहुत अच्छे होते थे और ये ज़्यादा आपको फसल उगा के देते थे और इस वजह से एक ज़मीन में जो अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस हो रहा था ट्रेडिशनल सीड से उससे कई गुना ज़्यादा HYV सीड्स आपको दे रहे थे. HY सीड्स however needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides. तो जो HYV सीड्स थे इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, इनको फर्टिलाइज़र के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती थी और पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि तब इसका प्रोड्यूस ज़्यादा होता था. हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा. जो हायर यील्ड्स होते थे वो कब पॉसिबल होते थे, जब वो HYV सीड्स के साथ इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता था. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. जो पंजाब के फार्मर्स और हरियाणा के फार्मर्स थे और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स थे, ये पहले फार्मर्स बने जिन्होंने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया. The farmers in these regions set up tube-wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. जो फार्मर्स थे उन्होंने ट्यूबवेल्स यूज़ किए इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अपनी खेत में यूज़ किए. Some of them bought farm machinery like tractors and thresher which made plowing and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. और कुछ लोगों ने क्या यूज़ किया, फार्म की मशीन्स यूज़ करी जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स है, हार्वेस्टर्स है, प्लोइंग यूज़ किया ताकि इनकी हार्वेस्टिंग ज़्यादा तेज़ी से हो सके और इसके वजह से उनके पास ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ गेहूं का. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had a great amount of surplus wheat to sell in the market. So Palampur में जो wheat traditional के साथ होता है वो 1300 kg हुआ था एक हेक्टर में और HYV सीड्स जब यूज़ किया तब उनके पास 3200 kg पर हेक्टर, यानी कि एक हेक्टर में जितना 1300 हो रहा था ट्रेडिशनल सीड के साथ, अब HYV सीड के साथ 3200 यानी कि ज़्यादा हो रहा है. तो फार्मर्स अब क्या है, इनके पास अमाउंट ज़्यादा है तो जितना इनको अपने परिवार को खिलाने के लिए चाहिए वो उतना रख लेते हैं और बाकी का वो बेच देते हैं.